नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात दिवाली, राम राज्य, गुड गवर्नेंस और मजबूत विपक्ष की। एमपी में राम राज्य लाने का दावा कर चुके सीएम शिवराज अब गुड गवर्नेंस की तरफ जोर दे रहे हैं। प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ मिलकर सीएम ने उन्हें आत्मनिर्भर एमपी और गुड गवर्नेंस के लिए रोड मैप बनाने को कहा है। एक तरफ जहां शिवराज की अपनी तैयारियां हैं और अपना प्लान, तो वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ ने भी अपनी मंशा बता दी है कि वो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए 2023 के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। सवाल यह है, क्या कर्ज के दम पर एमपी में राम राज्य आएगा? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। दिवाली के मौके पर मां लक्ष्मी की पूजा कर रहे सीएम शिवराज की यही कामना होगी कि एमपी जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो सके, 2 लाख करोड़ के कर्ज से निजात मिले और प्रदेश की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौटे। मंगलवार को आए विधानसभा उपचुनावों के नतीजों के बाद यह साफ हो गया कि 2023 तक एमपी में बीजेपी की ही सरकार रहने वाली है। चुनावों में जनादेश हासिल करने के बाद अब सरकार अपने कामकाज में जुट गई है। सीएम शिवराज ने प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर एमपी को आत्मनिर्भर बनाने और गुड गवर्नेंस पर जोर दिया। सीएम ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए, यानी सीएम का फोकस गुड गवर्नेंस और आत्मनिर्भर एमपी पर है। अधिकारियों को इसके लिए रोड मैप बनाने को कहा गया है। वैसे एक दिन पहले ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एमपी में गुड गवर्नेंस के लिए मजबूत और सक्षम विपक्ष की जरूरत बताई थी। वीडी शर्मा ने कहा वो तो चाहते हैं कि कमलनाथ एमपी में ही रहें और यहाँ मजबूत नेतृत्व की अगुवाई करें। अच्छी बात है रहे। मैंने तो कल इतना भी कहा कि उन्होंने कहा कि वो विपक्ष के नेता भी रहेंगे। मैंने तो ये कहा हम तो उस धारा के लोग हैं कि सक्षम विपक्ष हो तो हम तो जो गुड गवर्नेंस माननीय मुख्यमंत्री ने कहा उसमें और गति आएगी, वो और निखरेगा। आपको याद होगा कि एमपी के उपचुनाव हारने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि कमलनाथ या तो प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष में से कोई एक पद छोड़ देंगे या फिर एमपी में उनकी सक्रियता कम हो जाएगी। इस पर कमलनाथ ने साफ कर दिया था वो मरते दम तक एमपी में ही रहेंगे और कांग्रेस की जीत के लिए काम करते रहेंगे। एक तरफ जहां कमलनाथ ने अपनी आगे की भूमिका जाहिर कर दी है, ये भी साफ कर दिया है कि विरोधी उनके बारे में जो भी कयास लगाएं, मगर वो 2023 के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। तो दूसरी तरफ शिवराज अब एमपी में राम राज्य लाने की तैयारियों में जुट गए हैं। यानी दोनों बड़े नेताओं के अपने अपने मिशन हैं और अपनी अपनी तैयारियां। संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो ये एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि शिवराज सिंह चौहान पहले ही बता चुके हैं कि वो मध्य प्रदेश में राम राज लाने की पूरी कोशिश करेंगे और गुड गवर्नेंस और आत्मनिर्भर एमपी, सुरक्षा व्यवस्था, इन सब पर उनका पूरा जोर रहने वाला है। उधर विपक्ष की तरफ से कमलनाथ ने भी जता दिया है और बता दिया है कि 2023 की तैयारियों में वो जुट गए हैं। अगर कोई कयास लगा रहा है कि कमलनाथ एमपी से चले जाएंगे या उनकी सक्रियता कम हो जाएगी, तो उन्होंने बता दिया है कि वो यहीं रहने वाले हैं और पार्टी के लिए काम करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक और हाल ही में मेगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हेमंत कटारे साहब जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश दिवेकर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब आपसे। हितेश वाजपेयी साहब, किसी को भौतिक दैहिक कोई ताप ना रहे, कोई दुख ना रहे, ऐसी कल्पना राम राज्य की जाती है, लेकिन कहीं भी उसमें यह नहीं आता कि कर्ज के दम पर राम राज्य लाया जाएगा। 2 लाख करोड़ का कर्ज पहुंच गया, यह कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है और आगे आय का स्रोत क्या है, कैसे चुकाया जाएगा, कैसे पटाया जाएगा, इसकी अभी तक इसका कोई रोड मैप नजर नहीं आता। देखिए आसिफ जी, सबसे पहले तो आपका प्रिय पात्र यहाँ पर है, सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हेमंत जी को भी, आपको भी, हरीश जी को भी और समस्त दर्शकों को जी न्यूज एमपी छत्तीसगढ़ के। और ऐसी ही राम राज्य की कल्पना हम आम नागरिक के लिए करते हैं और यही कारण है कि फिस्कल पैरामीटर के अंदर जब कर्ज की प्लानिंग होती है तो वो मर्यादित होती है
और मर्यादा पुरुषोत्तम के राम राज्य में यही कल्पना की गई है कि नागरिक भी मर्यादित हो, राजा भी मर्यादित हो, राज्य की नीतियां भी मर्यादित हो। तो यदि हम आपके फाइनेंशियल पार्ट की तरफ आए तो फाइनेंसेस को लेके जो 14वें वित्त आयोग या अन्य आयोगों द्वारा जो हमको गाइडलाइन दी गई है, उसके तहत ही मध्य प्रदेश की सरकारें, इवन तरुण भानोट जी ने भी जो जुलाई 19 में बजट दिया था वो फिस्कल डेफिसिट 3.34 का था, जहां तक मुझे याद है, हरीश जी को ज्यादा याद होगा। तो वो भी हम 3.5 की जो हमारी लिमिट है उसके अंदर ही था। तो मुझे लगता है कि हम अपनी जो सीमा है मर्यादा के अंदर ही खर्च को भी प्लान करेंगे, उतना खर्च करेंगे तो उतना फिर लेंगे, और लेने के पश्चात ये तो एक इंटीग्रल हिस्सा है बजटिंग का, टेक्निकल। तो मुझे नहीं लगता हम किसी भी तरीके से अमर्यादित होकर आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये बात जरूर है आसिफ जी कि इस बार जो हमारे जो फिस्कल पैरामीटर्स हैं वो कम रेवेन्यू कलेक्शंस की वजह से सभी देश के क्या पूरे विश्व में थोड़े से चरमराए हुए हैं। तो उसको साथ रखते हुए कल मुख्यमंत्री जी ने ये भी बताया था, मैं भी था मिंटो हॉल के कार्यक्रम में, कि जो हमारा पिछला महीना रहा है उसमें हमारा रेवेन्यू कलेक्शन, हमको ऐसा लगता है कि हम ग्रोथ लेंगे। निर्मला सीतारमण जी ने भी बताया कि लगभग 10% का जो जीएसटी कलेक्शन है वो जो हम डाउन हो गए थे उससे बढ़ा है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाजार सुधरेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, तो स्वाभाविक है कि बाजार भी सुधरेगा। तो एक दूसरे के पूरक हैं। तो सरकारों को पहले इन्वेस्ट करना होगा, तब फिर रिटर्न आना शुरू होता है। तो ये सब करते हुए दीपावली की शुभकामनाओं के साथ शिवराज सिंह चौहान जी आगे बढ़ेंगे। मैं इस पर आता हूं आपके पास, और तब जब आपने कहा कि सब कुछ आपस में इंटरलिंक है, उस पर भी मेरा एक सवाल होगा आपसे वाजपेयी साहब। लेकिन उससे पहले कटारे साहब आपके पास आ रहा हूं। कटारे साहब, 15 महीने की सरकार, और उसमें हमने देखा कि शिवराज खजाना खाली कर गए, शिवराज खजाना खाली कर गए। सर, 15 महीने की सरकार थी आपकी, उसमें अगर आप यही कहते रहेंगे शिवराज खजाना खाली कर गए, तो नई सरकार की नई जिम्मेदारियां हैं, अपना खजाना भरते, आप आगे काम करते, आगे बढ़ते। और अगर आपने इतना ही काम और आगे बढ़े थे, काम किया था, तो फिर मेगांव से आपकी बात हो या पूरी कांग्रेस की बात हो, ये हार का मुंह सामना नहीं करना पड़ता। आसिफ जी, सबसे पहले मैं भी दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हितेश जी को भी, हरीश को भी, आपको और सभी दर्शकों को मेरी ओर से दीपावली की शुभकामनाएं। अब मैं आपके प्रश्न के उत्तर पे आऊंगा। जहां तक 15 महीने की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी कमलनाथ जी की, और निरंतर आपके द्वारा भी यह चीज देखी गई है, मीडिया में भी यह चीज सार्वजनिक रही है कि केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को कोई भी सहयोग प्रदान नहीं किया गया है। अब जहां तक शिवराज जी की बात करें तो केंद्र में भी उनकी सरकार है और राज्य में भी उनकी सरकार है। इसके बाद कमलनाथ जी से ज्यादा कर्ज लेकर के काम करना कहीं ना कहीं या तो ये दर्शाता है कि केंद्र से उनको असहयोग मिल रहा है, या फिर यह सरकार भगवान भरोसे है। क्योंकि स्वयं धनतेरस की पूजा के समय शिवराज जी ने यह बयान दिया, यह प्रार्थना करी मां लक्ष्मी से कि हमारे जो खजाना है उसको भरिए। बोलिए आप। कि उन्होंने स्वयं यह बयान दिया, पूजा में यह प्रार्थना करी है कि हमारी तिजोरी भरें, क्योंकि और ऊपर केंद्र सरकार राम भगवान के नाम पर सरकार चला रही है। तो देखा जाए तो ये सरकार ये खुद ही कबूल रहे शिवराज जी कि यह भगवान भरोसे ये सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री जी का इस सरकार में कोई रोल नहीं है। चाहे कोरोना काल की बात की जाए, कोरोना में भी पूरी तरीके से फेल हुआ। जहां तक चुनाव की बात की जाए तो यह चुनाव मध्य प्रदेश की जनता पर एक आर्थिक भार के रूप में बीजेपी के द्वारा लादा गया। आपको खुद मालूम है एक एक चुनाव में कितना खर्चा आता है। निर्वाचन में अधिकारियों की ड्यूटी लगती है, पीपी किट उनकी, सैनिटाइजर, मास्क और क्या क्या, मतलब हजारों खर्चे आते हैं। और ऐसे करके इन्होंने लगभग 28-30 चुनाव मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर ला दिए। जब अगर ऐसी स्थिति थी मध्य प्रदेश में जहां पर कर्जे में सरकार डूबी हुई है, तो इन चुनावों को लादने की क्या आवश्यकता थी। और इन चुनावों में जो करोड़ों रुपए खर्च हुए, ये मैं नहीं कह रहा, महंगाओं की जनता या अन्य जनता से भी आप पूछेंगे कितने करोड़ों रुपए खर्च हुए, कितने करोड़ों में डील हुई बेंगलोर में, तो ये पैसा कहां से आया। और पहले भी बात की जाए तो पूरी जो सरकार थी। अच्छा कटारे साहब, ये जब तक उपचुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस जब आरोप लगाती थी कि बेंगलुरु में डील हुई, ये बिकाऊ है, ये टिकाऊ नहीं है, तो ये मुद्दा तो लेकर आप, सबसे बड़ा मुद्दा आपका यही था ना सर, कांग्रेस ने यही रखा था जनता के सामने, उस पर आपको जनादेश नहीं मिला। तो क्या इसका जवाब ये नहीं है कि आपका वो बिकाऊ टिकाऊ वाला सौदा वो जनता को पसंद नहीं आया? नहीं, उस पर जनादेश मिला।
और जनादेश के साथ साथ आसिफ जी, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप पुनः देखिएगा, आपकी जी मीडिया ने भी उस दिन प्रसारित किया था किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग करके यहाँ पे 18,000 फर्जी मतदान किया गया। मैं अभी महंगाओं की बात कर रहा हूँ, और ये 10-12 हजार से जीत गए। लेकिन आप खुद ही अपने वीडियो 2 दिन पीछे जाके रिवाइंड कीजिएगा, और ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स के जो आरोप है फर्जी मतदान होने के, बूथ कैप्चरिंग होने के, वीडियो प्रमाण है। ओपीएस भदौरिया जी स्वयं वोट डलवा रहे हैं, महिलाओं का चेक करके सामने खड़े होकर, जिस केबिन में निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी या कलेक्टर नहीं जा सकते। इस तरीके के पूरे प्रमाण है, और आज तक सरकार ने मुझे उन पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज, वीडियो फुटेज नहीं उपलब्ध करा। तो देखिए, अगर आप बूथ कैप्चरिंग के माध्यम से चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं तो वो और बात है। जनता ने मुझे 62,000 वोट देकर के, मैं समझता हूं, प्रमाण पत्र मुझे ही दिया है। कटारे साहब, मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। और कटारे साहब, रही बात वीडियोस को देखने और रिवाइंड करने की, तो सर अभी क्या है, मैं थोड़ा यंग हूं, मेरे अभी सारे वीडियोस यहां पर हैं और मैं यहीं से रिवाइंड कर लेता हूं सर। और मुझे एक चीज और याद आई कि उसी सुमावली और मुरैना में फायरिंग हुई, आपने रीपोलिंग की मांग की और वो दोनों सीटें आप जीते थे। तो वो समझ में नहीं आता क्या रणनीति चलती है, क्या राजनीति चलती है। मैं लौटूंगा इस पर कटारे साहब आपके पास। हरीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, मेरा आपसे एक सवाल, 15 साल बीजेपी की सरकार रही, अब जब फिर से सरकार बनी है 7 महीने के बाद, फिर से जब सरकार को नया अमृत मिला है या जीवन दान मिला है चुनाव के बाद, तो अब राम राज्य की कल्पना की जा रही है। राम राज्य एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया गया इस चुनाव में जीत के बाद। सवाल सीधा सा है, 2018 में कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व, हनुमान चालीसा, इस उपचुनाव में क्या बीजेपी अब अपने कोर मुद्दे की तरफ बढ़ रही है, और शायद अब और ज्यादा तेवरों के साथ बीजेपी बढ़ रही है और अब सीधा राम का नाम लेकर राम राज्य की परिकल्पना और राम राज्य का उद्घोष किया जा रहा है? आसिफ, बिल्कुल साफ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार 4 बार के मुख्यमंत्री हैं। माफ कीजिए, बीच में 15 महीने कार्यकाल कांग्रेस का आ गया था, और उनका अनुभव और जो राम राज्य की कल्पना की बात की गई है, आप देखिए आने वाले समय में पूरा एक माहौल बनेगा। और जिस तरह राम मंदिर को लेकर निर्माण को बात चलेगी, तो ये एक तरह से बॉल फेंकी गई है और यहां से शुरुआत होती है, और ये प्रदेश में माहौल बनाने वाली बात है। और रही बात कर्ज की बात चल रही थी, मैं कर्ज पे जाना चाहूंगा सवाल के साथ में, कि पहले कर्ज लिया जाता था कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम पर, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन आजकल सोशल इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, सोशल जो योजना है वो बांटने की तरफ जा रहे हैं। ये नुकसानदायक, बहुत अहम बात कही आपने, चाहे वो कांग्रेस सरकार में लिया गया हो, चाहे भाजपा सरकार में लिया गया हो। हाँ, तो अब इस कर्ज का रिटर्न नहीं आएगा। जैसे अभी हितेश जी टेक्निकल टर्म की बात की कि हमने जो इसका पूरा 3.5% लिया है एफआरबीएम एक्ट के तहत, लेकिन उसके अंदर लिया लेकिन एफआरबीएम एक्ट के तहत आप 3.5% अंदर तो ले रहे हैं, लेकिन वो कर्ज कहां उपयोग हो रहा है ये देखना जरूरी है। वेतन भत्तों पे उपयोग हो रहा है, या जो सोशल 100 रुपए में बिजली देने में उपयोग हो रहा है, या कन्यादान विवाह करने में उपयोग हो रहा है। क्योंकि अगर कर्ज इस पर उपयोग हुआ तो डूबना तय है प्रदेश का पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम से। और केंद्र सरकार की भी गाइडलाइन है कि अगर आप सड़क बना रहे हैं और गांव को शहर से जोड़ रहे हैं तो विकास होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, सोशल इकोनॉमी को तेजी से दौड़ाएगा। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन ये सबसे हट गई सरकारें। अब सरकारें वोट बैंक की तरफ फोकस कर रही हैं, ज्यादा से ज्यादा बांटो और वोट लो, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म बहुत अच्छा दिखता है, सरकारें बनी रहेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रदेश डूब जाएगा और अर्थव्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर जाएगी। और अभी जो हालात दिख रहे हैं वो चिंताजनक होते जा रहे हैं। हरीश जी, इसमें आपने जो एक बात कही उसमें कई अपवाद, इस वक्त कयास और बहुत सारे सवाल उठते हैं। सवाल इस बात को लेकर कि अगर आप जनता को किसी योजना के तहत फायदा पहुंचाते हैं तो उनको जो उनकी मूल सेविंग है जो आप योजना के जरिए उनकी बचाते हैं तो वो क्रय शक्ति बढ़ाता है, और जब क्रय शक्ति बढ़ाता है तो मार्केट थोड़ा सा बूम करता है। ये कुछ अर्थशास्त्रियों से जब बात हुई तो वो बताते हैं। मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास हरीश जी, लेकिन हितेश जी मेरा आपसे सवाल, आपने शुरुआत में पहले सवाल के जवाब में कहा था सारी चीजें आपस में मिली हुई हैं, बाजार आपस में ही चलता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरा सवाल आपसे ये, तब जबकि आप ऐलान कर चुके हैं कि किसानों के सिर से कर्ज के बोझ की गठरी आप उतारेंगे, मुझे नहीं पता वो सिर्फ ब्याज माफ करने वाले हैं या कांग्रेस का बचा हुआ कर्जा माफ करने वाले हैं, लेकिन अगर ये आप जितनी जल्दी कर दें तो उससे मार्केट में कैश का फ्लो आ जाएगा, किसान की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो मार्केट भी बूम होगा। हमने छत्तीसगढ़ में देखा है, किसानों की कर्ज माफी हुई तो छत्तीसगढ़ जैसा प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था इस लॉकडाउन में भी बचाए हुए था।
देखिए, बहुत अच्छे से आसिफ जी आपने इस बात को रखा है कि देयर शुड बी लिक्विडिटी इन द मार्केट। जैसे कि आप एक छोटा सा निर्णय लीजिए, 10,000 रुपए अग्रिम निकालने की जो अनुमति शासकीय कर्मचारियों को दी गई है, 40,000 रुपए तक की जिनकी तनख्वाह है, भाई ये 10,000 रुपए वो दीपावली के लिए निकालते हैं तो अपनी खरीदारी करते हैं। इसी में से पैसा कुम्हार को जाता है, जो दिए खरीदे जाते हैं या मिठाई खरीदी जाती है तो आपके रेस्टोरेंट चलते हैं। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, आज यदि बाजार में रौनक हमको दिख रही है तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण रौनक का तभी है जब उसकी परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ती है, पीपीपी जिसको हम कहते हैं। तो ये अनप्रोडक्टिव असेट नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, ये पैसा खर्च किस में होता है? यदि किसान सम्मान निधि आप देंगे तो उस पैसे से वो या तो खाद खरीदता है, बीज खरीदता है, बच्चों की पढ़ाई का देता है, वो उस पैसे को आइडल नहीं कर देता है। तो मनी आइडल कौन सी होती है? ब्लैक मनी होती है। तो कभी भी व्हाइट मनी आइडल नहीं हुआ करती है। वो यदि बैंक में भी जमा करेगा उस राशि को, जैसे आपको 10,000 रुपए मिले, आपने बैंक में जमा करे, तो वो बैंक में जो लिक्विडिटी आई है उसका उपयोग बैंक सीआरआर की गाइडलाइन के तहत मार्केट फाइनेंसिंग में करती है। किसी को वो मोटरसाइकिल फाइनेंस कर रहे हैं, कार फाइनेंस कर रहे हैं, और तो इसलिए इतना आसान नहीं है इसको ये कह देना कि अनप्रोडक्टिव असेट है। नंबर 2, नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आसिफ जी, सरकारें जो हैं वो सर्वोदय के लिए हैं। सरकारें प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज नहीं हैं। ये मेरे को एक बहुत पहले जब मैंने सरकार में कदम रखा था तो एक बहुत मैं जिनको मार्गदर्शक मानता हूं ऐसे ब्यूरोक्रेट ने मुझे समझाया था। जब मैंने उनको बताया था कि मेरे निगम को मुझे प्रॉफिटेबल करना है तो वो बहुत सुनते रहे मेरे उत्साह को सुनते हुए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि देखिए सरकार का उद्देश्य अंत्योदय है और अंत्योदय प्रॉफिटेबल नहीं चैरिटेबल होता है। जब आप उस आदमी को खड़ा करेंगे तब वो अपने लिए सब कुछ खरीदने की ताकत लाता है और उससे इकोनॉमी रन होती है। तो मुझे लगता है कि शिवराज जी का रास्ता ठीक है, बशर्ते कि हम एफआरबीएम की हमारी जो गाइडलाइन है, हरीश जी ने भी जिसका जिक्र किया, यदि हम वो मर्यादा नहीं छोड़ते हैं। नहीं हितेश जी, उसमें इत्तेफाक की बात यह है कि जो निगम आप उस वक्त देख रहे थे वो तो वैसे भी चैरिटेबल रहे तो बेहतर है, क्योंकि बहुत लोगों के खाद्यान्न की जरूरतों से वो जुड़ा हुआ था निगम जिसको आप देख रहे थे। मैं कटारे साहब आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सवाल, अगर सियासत में या सरकारों के लिए चैरिटेबल होना ही पहली प्राथमिकता है, प्रॉफिटेबल होना पहली प्राथमिकता नहीं है, तो जाहिर बात है जिस भी एजेंसी से आप कर्ज ले रहे हैं वो कुछ ना कुछ ब्याज आप पर जरूर उस कर्ज पर लगाता है। इसका मतलब वो आपसे प्रॉफिट लेना चाहता है, लेकिन इसीलिए सीमाएं तय की गई हैं कर्ज की, वरना आप कितना भी कर्ज ले पाएं। तो यदि पूरी तरह से आप चैरिटेबल की तरफ बढ़ रहे हैं, एक दौर ऐसा भी आएगा, एक सीमा ऐसी भी आएगी जब आप ओवरड्राफ्ट कर जाएंगे, फिर आप ना चैरिटेबल ना प्रॉफिटेबल कहीं के नहीं रहेंगे और फिर आप कर्ज नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने आसिफ जी। ये जो चैरिटेबल और प्रॉफिटेबल वाली जो आप बात कह रहे हैं, भाई ब्याज तो लग ही रहा है, और ब्याज कहां जा रहा है और ब्याज किस दर पे लग रहा है वह भी देखने वाली बात है। दूसरी चीज ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो भी आप ये योजनाओं की बात करें, जो भी पैसा पहुंचता है, जब तक वो नीचे के व्यक्ति के पास पहुंचता है यूजर एंड पे, तब तक उसमें कम से कम 20 से 30% तो उसको रिश्वत देनी पड़ रही है इस बीजेपी की सरकार में, जो पहले भी, जिसको कमलनाथ जी ने एक पहल करी थी जिसको खत्म करने की, भू माफिया को खत्म करने की। मैं आपको पहले का भी आंकड़ा याद दिलाना चाहूंगा। जब 2003 में कांग्रेस की सरकार थी और जब बीजेपी की सरकार बनी, तब 19 लाख करोड़ का कर्जा था, जो कि आज आपने खुद आंकड़ा दिया, जो कि 2 लाख करोड़ के ऊपर बढ़ चुका है। तो ये जो आंकड़ा है, ये इसमें लगभग पूरे समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। तो पूरा जो कर्जा लिया गया है उसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया गया है। आज मध्य प्रदेश की स्थिति यह है कि राम राज्य की बात कर रहे हैं हम, लेकिन यह सिर्फ एक कल्पना है, क्योंकि आप सबने भी बोला ये कल्पना, राम राज्य नहीं है बल्कि राम भरोसे सरकार चल रही है। आप बात कीजिए, मैं हितेश जी से भी आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, पहले पूरी मध्य प्रदेश की जनता को स्वर्णिम मध्य प्रदेश का एक सपना दिखाया था, स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था, तो क्या आज मध्य प्रदेश स्वर्णिम बन चुका है? क्या स्मार्ट सिटीज बन चुकी हैं? आज भी भिंड में, या मैं बात करूं इंटीरियर्स में, इंटरनेट कनेक्टिविटी तो छोड़िए, फोन पे बात नहीं कर सकते, इंटरनेट का नेटवर्क तक नहीं है। किसानों की स्थिति यह है कि वह आत्महत्या कर रहे हैं, और जो कर्ज माफी, जो एक किसान हितैषी योजना शुरू करी थी कमलनाथ जी ने, वो इसको इन्होंने बंद कर दिया। और जो आपने उदाहरण दिया छत्तीसगढ़ की सरकार का, कि वहां मुख्यमंत्री जी ने कैसे कर्ज माफी करके एक स्टेबल इकोनॉमी एस्टेब्लिश करी है, उस बारे में हितेश जी ने कुछ भी ना कहा, कहकर उस सवाल को उस पर मौन रह गए। नहीं, उस पर मैं जानता था कि मुझे कोई जवाब मिलने वाला भी नहीं है। कटारे साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हरीश जी सिर्फ 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं आपको। हितेश सर, एक मिनट, हरीश जी मैं आपको 30 सेकंड दे पाऊंगा। एक 10 सेकंड बस में। हाँ,
एक 10 मिनट सर, सेकंड। भ्रष्टाचार का आरोप लगा के भागना नहीं चाहिए। 15 महीने में सिद्ध हुआ हो तो बताएं, आज करने वाले हो तो बताएं। ठीक सर, आपके 10 सेकंड हो गए। हितेश जी सर, एक मिनट। हरीश सर सिर्फ 30 सेकंड दे पाऊंगा। हरीश सर, राम राज्य में यह भी है कि बेटियां सुरक्षित रहें, या तो आपने कानून व्यवस्था सुधारने के लिए पूरा फंड दिया नहीं, और यदि उसके बावजूद लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती चली गई, और अब अगर आप पूरा फंड दे रहे हैं तो पता नहीं कानून व्यवस्था सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी। बिल्कुल आसिफ, आपने सही कहा। राम राज्य के लिए सबसे पहले कानून व्यवस्था पे ही फोकस करना होगा, और जिस तरह मध्य प्रदेश कलंकित और बदनाम रहा है महिलाओं के मामले में, या महिला प्रताड़ना के मामले में, तो शिवराज सिंह जी को इस पर फोकस करना होगा, और इसके लिए ब्यूरोक्रेसी को टाइट करना होगा। ऐसा ना हो कि एक छोटा सा कबाड़ी एक एडीजी इस तरह के अफसर को कॉन्फिडेंस धमका सकता है। ऐसी घटनाएं सामने आएंगी, निश्चित तौर पर राम राज्य की कल्पना जो है वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। उसके लिए मुख्यमंत्री सख्त होना होगा। हालांकि उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से इस तरह के संकेत दिए हैं, हालांकि ये देखना होगा कि ये संकेत जो दिए हैं कितने कारगर साबित होते हैं। अगर वो कारगर होते हैं तो राम राज्य की कल्पना पे राह आसान होगी। ये पूरा ब्यूरोक्रेसी ऊपर निर्भर करता है। ब्यूरोक्रेसी कहीं हावी ना हो सरकार पे, जिस तरह के अब तक आरोप लगते रहे। तो सब कुछ जो है ब्यूरोक्रेसी की तंत्र ही सरकार चलाती है, उस तंत्र को किस तरह सरकार की मंशा के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी की समझ बूझ और एक्टिवनेस, वो भी इस पर डिपेंड करेगा। बहुत धन्यवाद कटारे साहब, वाजपेयी साहब और हरीश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, बहुत जल्द लौट रहे, कहीं मत जाइएगा।